हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वगेरे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अनुसार बिल्कुल निःशुल्क में कवर करा रहा है। मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोस आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो अब बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम बहुविकल्पी प्रश्नों के ऊपर बात करने वाले हैं और ये बहुविकल्पी प्रश्न होंगे कक्षा 9वीं के अर्थशास्त्र के अध्याय 3 यानी कि निर्धनता एक चुनौती के। निर्धनता एक चुनौती का चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं इसके सारे कॉन्सेप्ट। आज हम बात करेंगे इसके बहुविकल्पी प्रश्नों यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले एक शॉर्ट रिवीजन जरूर करेंगे अपने चैप्टर का, ताकि हमें रिकॉल हो जाए कि हमने क्या क्या अपने अध्याय के अंदर, अपने चैप्टर के अंदर पढ़ लिया था। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक रिवीजन लेते हैं और रिवीजन में आप देखेंगे कि हम किसका रिवीजन लेंगे। निर्धनता एक चुनौती पार्ट 3 है, अर्थशास्त्र की पुस्तक है और क्लास 9th है। ये तो जानकारी हो गई किस चीज की हम बात करेंगे। तो निर्धनता एक चुनौती में सबसे पहला शब्द आता है जिसको आप निर्धनता कहते हैं। निर्धनता का मतलब क्या हो गया? धन का अभाव। अब धन का अभाव वो नहीं कि जो एप्पल 30 नहीं खरीद पा रहा, 40 नहीं खरीद पा रहा, जो भी एप्पल का आता वो नहीं खरीद पा रहा, तो वो वाला निर्धनता का अभाव नहीं। निर्धनता का अभाव मतलब क्या कि धन का अभाव, मतलब धन का अभाव उस व्यवस्था में कहेंगे जब व्यक्ति अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको पूरा करने के लिए भी उसके पास धन नहीं है, उसको आप धन का अभाव कहेंगे। धन के अभाव का मतलब एक और चीज हो गई कि भाई लगातार रोजगार नहीं है, नियमित रोजगार नहीं है, इससे उसकी आय भी नियमित नहीं है, इस कारण से वो अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, इसको आप निर्धनता कहेंगे। आगे हम इसके कॉन्सेप्ट को और समझते चलेंगे कि निर्धनता कैसे मानव निर्धनता हो जाती है, ये हम बात करने वाले हैं। निर्धनता के दो कॉन्सेप्ट आपने देखे हुए थे, ग्रामीण निर्धनता और शहरी निर्धनता। ग्रामीण निर्धनता में हमने लखा जो कि मेरठ के पास के गांव का निवासी है उसका उदाहरण लिया था, और शहरी निर्धनता जिसमें हमने रामसरन जो रांची के आसपास रह रहा है, रांची में रह रहा है, उसका एक उदाहरण लिया था। दोनों उदाहरणों में हमने पाया था चाहे निर्धनता शहरी हो चाहे निर्धनता ग्रामीण हो, लखा और रामचरण में कुछ बातें हमने कॉमन पाई थी कि उनको रोटी की जुगाड़ करनी पड़ रही, मतलब खाने की, उनको घर की जुगाड़ करनी पड़ रही, उनको कपड़े की जुगाड़ करनी पड़ रही। दोनों के घरों में विद्यालय जाने जैसी कोई बात थी नहीं और दोनों के यहाँ बीमारियां भी काफी थी, मतलब लोग बीमारियों से भी ग्रसित थे और उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई इलाज करवाने की सुविधा उनके पास नहीं थी। मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो हम बार बार बात करते हैं वो दोनों जगह आपको कॉमन मिलेंगी। निर्धनता जो पहले विशेषता हुआ करती थी ग्रामीण क्षेत्र की, वो अब शहरों में भी पाई जाने लगी है। इस पर हम अभी थोड़ी सी बात करेंगे, कैसे आने लगी है हम आगे बात करेंगे। तो ग्रामीण निर्धनता क्या हो गई, शहरी निर्धनता क्या है। लखा और रामचरण की कहानी आपको याद आ गई होगी, या याद ना आई हो तो आप हमारा डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। हम थोड़ी देर बाद फिर से इस पर आएंगे कि ग्रामीण निर्धनता क्या है, क्या क्राइटेरिया है, शहरी निर्धनता क्या है, उसका क्या क्राइटेरिया है। अब सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या होती है, तो सामाजिक वैज्ञानिक जब बात करते हैं निर्धनता के मामले में तो उन्होंने कई सारे पहलुओं को इसमें जोड़ दिया है। जैसे अगर हम बात करें कि पहले निर्धनता की बात, धन का अभाव हो गया, रोजगार की कमी हो गई, आजकल क्या हो गया, स्वास्थ्य शिक्षा को भी इसमें डाल दिया गया है, कपड़ों को भी इसमें डाला गया है, जूतों को भी इसमें डाला गया है, सारी बातें इसमें ऐड कर दी गई हैं, कई सारी चीजों को इसमें ऐड कर दिया गया। तो सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता की परिभाषा और बड़ी हो गई है और ब्रॉड या समृद्ध हो जाती है। जब ये समृद्ध हो गई तो एक कॉन्सेप्ट आएगा, सब जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि निर्धनता रेखा। अब निर्धनता रेखा का मतलब क्या हो जाता है, अब देखें हम एक और चीज, निर्धनता रेखा देखने के बाद एक और चीज की बात करेंगे, दुनिया और विश्व, जो अगला टॉपिक हम देखेंगे 7वें 8वें नंबर पर आएगा कि वैश्विक निर्धनता का परिदृश्य, भारत के साथ उसको देखेंगे। निर्धनता रेखा का मतलब क्या हो गया, तो एक ऐसी रेखा के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, एक ऐसी लाइन खींच दी जाए, यहां पर ऐसी बात की जा रही है कि ये लाइन खींच दी गई है ना, ये लाइन यहां पर खींच दी गई है, ऐसा इनका कहना है। और इस लाइन में ये कहा जा रहा है कि इस लाइन के नीचे जो है वो निर्धन है और इस लाइन के ऊपर जो है वो निर्धन नहीं है। ये लाइन क्या है, तो इस लाइन को बनाया गया है, ये निम्नतम स्तर है, न्यूनतम स्तर है किस चीज का, आय और उपभोग का। ये आय और उपभोग क्या कि आप इतना कमाते हो कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हो, उनका ये निम्नतम स्तर बताया गया है। अगर उस निम्नतम स्तर से भी आप नीचे हैं तो आपको निर्धन कहा जाएगा, आप निर्धन कहलाएंगे। अगर आप इसके ऊपर हैं तो निर्धन नहीं होगा, लेकिन अमीर भी नहीं होंगे ऐसा भी मान के ना चलें, निर्धन नहीं होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर काम करेगा। क्लियर बात।
तो अब बात करनी है यहां पर, ये तो बात होगी। अब ये निर्धनता रेखा डिसाइड कैसे होगी, तो निर्धनता रेखा को दो प्रकार से निर्धारित किया गया है। एक अगर हम बात करें कैसे, तो एक तरीका तो हो गया आय के आधार पर या आर्थिक तरीके से निर्धारित किया गया है, और दूसरा निर्धारित किया गया है कैसे, खाद्य के आधार पर। अब आर्थिक तरीका और खाद्य के आधार पर हम बात कर रहे हैं, तो आर्थिक तरीके में हमने कुछ कमाई की बात की है कि यहां पर कुछ क्या है, आय के बारे में आप बात करेंगे कि ग्रामीण में आय कितनी होनी चाहिए, शहर में आय कितनी होनी चाहिए। खाद्य में जब हम बात करेंगे तो खाद्य का मतलब ये हो जाता है कि आपको जो आपके खाने के लिए आवश्यकता है वो कितने कैलोरी की होनी चाहिए। तो गांव और शहर दोनों जगह ये अलग अलग बताई गई है। तो यहां पर हम देखें कि निर्धनता, ये रामचरण लखा को मैं थोड़ी गायब कर देता हूं। यहां पर अगर हम देखते हैं कि ग्रामीण और शहरी दोनों निर्धनताएं अलग हैं, और आय के मामले में भी अलग हैं और खाद्य के मामले में भी अलग हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहां पर, सबसे पहले हम बात करेंगे आय के आधार पर। किस आधार पर, आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पर जब हम बात करते हैं, चाहे ग्रामीण के अंदर बात करें चाहे शहरी के अंदर बात करें, तो ग्रामीण के अंदर बात करते हैं कि 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह। अगर इससे कम उपभोग वो कम कर पाता है, उसको 816 रुपए भी महीने भर में नहीं मिलते हैं, तो फिर उसको क्या कहेंगे, ग्रामीण निर्धन कहेंगे। अगर शहरी की बात करें तो 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह। तो ग्रामीण में क्या हो गई कि 816 रुपए हो गई, और शहर में क्या हो जाती है, 1000 रुपए हो जाती है। अब हम बात करने वाले हैं, एक और चीज लेने वाले हैं साथ में, जिसपे हम कहेंगे खाद्य के आधार पर, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, खाद्य के आधार पर बात करने वाले हैं। तो खाद्य में आपको कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आपको कम से कम 2400 कैलोरी की आवश्यकता है, और शहरी क्षेत्र में आपको 2100 कैलोरी की आवश्यकता है, इतनी। और ये कैलोरी क्या है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति लगेगी। कैसे लगेगी, प्रतिदिन और प्रति व्यक्ति की बात कर रहे हैं ना, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की बात यहां पर होगी। तो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आपको इतनी कैलोरी की आवश्यकता होगी, गांव में 2400 और शहर में 2100। अब आप देखेंगे यहां पर कि आप कहेंगे कि सर गांव में आपने पैसा कम दिया, कैलोरी ज्यादा दी दी। तो अगर खाद्य की बात करें तो भोजन, मतलब गांव में कृषि प्रधान चीजें होती हैं, तो अधिकांश अनाज, सब्जियां, दालें गांव में उग जाती हैं, और वहां पर उनके रेट भी कम रहते हैं। इस कारण से यहां पर रुपए की बात कम कर दी गई। शहरों में ये उगाई नहीं जाती, इन्हें खरीदा जाता है, और इनके दाम भी कुछ ज्यादा हो सकते हैं। इस कारण से यहां पर जो आर्थिक व्यवस्था है वो 1000 रुपए की कर दी गई है। ये बात क्लियर है सभी को कि भाई आर्थिक और खाद्य के हिसाब से कैसे किया। तो आर्थिक तरीका हमने देखा, इसी कारण से मैंने कलर अलग ले लिया। आर्थिक का कलर ये हो गया कि भाई इस तरीके से हो गई, और खाद्य का मैंने लाल कलर ले लिया। खाद्य में ग्रामीण के अंदर 2400 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए, और अगर हम बात करें शहर में तो 2100 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए। क्लियर बात, ये रफ कर दूं ना, आप चाहे तो लिख लेना, फिर हम इसके बाद रफ करते हैं। फिर एक बात आती है कि हमने ये बातें देख ली यहां पर। अब आता है कि असुरक्षित समूह क्या कहलाएगा। असुरक्षित समूह का मतलब क्या हो गया, तो असुरक्षित समूह का मतलब ये हो गया कि जिनके पास निर्धनता ज्यादा होगी, जो निर्धन ज्यादा होंगे उनको आप असुरक्षित कहेंगे। तो किनको असुरक्षित हम कह सकते हैं, या कौन लोग असुरक्षित आपके कहलाएंगे, उनके बारे में हमें चर्चा यहां पर करनी पड़ेगी। क्लियर, देखो इसको रफ कर दूं ना, देखो अब हम एक एक करके बात करने वाले हैं। तो असुरक्षित समूह का मतलब क्या होगा कि जिनकी आय सर्वाधिक कम होगी उनको आप असुरक्षित कहेंगे। असुरक्षित समूह हमने दो प्रकार से निकाले हैं। कैसे निकाले हैं, एक तो हमने बात की है सामाजिक आधार पर, और दूसरी हमने बात की है आर्थिक आधार पर। सामाजिक आधार पर सामाजिक समूह में बात करेंगे तो सामाजिक समूह में आपको कौन मिलेगा, यहां पर दो समूह मिलेंगे। कौन कौन से, एससी और एसटी, है ना, ये दो समूह मिलेंगे। सर्वाधिक असुरक्षा आपको एसटी में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर निर्धनता का दर जो है आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा एसटी में, लगभग 43% के आसपास। एससी में भी है 29% के आसपास, एससी में भी देख पाएंगे, लेकिन एसटी में सर्वाधिक है, मतलब ये लोग निर्धन है तो इनके अंदर असुरक्षा ज्यादा होगी। दूसरा हमने देखा है जिसको हम आर्थिक कहते हैं, कि आर्थिक समूह जो कहलाएगा, तो आर्थिक समूह में दो प्रकार के लोग आएंगे, और खास तौर से मजदूर आएंगे। ये मजदूर शहरी और ग्रामीण होंगे। शहरी मजदूर का मतलब क्या हो गया, जो अनियमित गैर कृषि कार्य करते हैं वो शहरी, और ग्रामीण परिवार में, ग्रामीण में बात करें तो जो गैर या भूमिहीन कृषक परिवार है वो। तो इन अगर हम बात करें कि इन चार परिवारों के अंदर एसटी, एससी,
कृषक परिवार और गैर कृषक परिवार, तो ये सब क्या है, असुरक्षित है। और इनमें भी सबसे बड़ा समूह असुरक्षित या सबसे ज्यादा असुरक्षित कौन है, तो उसमें आप एसटी की बात करेंगे कि एसटी जो है वो सर्वाधिक असुरक्षित है। क्लियर बात। चलिए अब बात करेंगे आगे कि ये तो बात हो गई असुरक्षित समूह के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं यहां पर अंतरराज्यीय असमानताओं के बारे में। मतलब हर एक राज्य ने कोशिश की है निर्धनता को कम करने की, तो हर एक राज्य में जो निर्धनताएं हैं वो अलग अलग तरीके से आपको व्याप्त हुआ दिखेंगी कि मतलब किसी राज्य में निर्धनता का स्तर ज्यादा है, किसी में कम है। तो अगर असमानताओं पर बात करें और हर एक राज्य ने अलग अलग तरीके की कोशिशें करके अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाकर अपने यहाँ पर निर्धनता में कमी भी की है। अगर हम बात करते हैं, अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बिहार जो है ना, बिहार और उड़ीसा आपको टॉप ऐसे स्टेट मिलेंगे जहां पर आपको गरीबी ज्यादा देखने को मिलेगी। सर्वाधिक गरीब राज्यों में से या सर्वाधिक निर्धन राज्यों में से आपको बिहार और उड़ीसा मिलेंगे। सबसे कम में अगर बात करेंगे तो आपको सबसे कम होगा केरल, उसके बाद फिर होगा हिमाचल प्रदेश। तो ये यहां पर असमानता आपको देखने को मिले। साथ ही साथ यहां पर असमानता के प्रकार भी भिन्न है। जो समूहों की बात करिए, सुरक्षित समूह या जो यहां पर निर्धनता के समूह है, निर्धनता भी असमान है, वहां पर एक तरीके से नहीं बांटी गई है। अब कई राज्यों ने अच्छी कोशिश करके अपने यहां पर निर्धनता को कम कर लिया है, उनके द्वारा कुछ कोशिश की गई है, उनने यहां पर निर्धनता को कम कर लिया है। कैसे कम किया है उस पर हम बात करते हैं। देखो कैसे कम किया इनके द्वारा। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला एक राज्य आता है जिसको आप कहते हैं पंजाब, है ना। पंजाब ने क्या किया, तो पंजाब ने कृषि क्षेत्र में काम करके, है ना, कैसे, कृषि क्षेत्र में काम करके, पंजाब के द्वारा कृषि क्षेत्र में काम करके पारंपरिक तरीके से निर्धनता कम की गई। फिर दूसरा हम देखें केरल, केरल ने मानव संसाधन पर अच्छा काम करके इसने अपने यहां पर निर्धनता को कम कर लिया। तीसरा आता है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि यहां पर भूमि सुधार जैसे कार्यक्रम करके इनने अपने यहां पर निर्धनता को कम कर ली। चौथा और पांचवा राज्य आप देखें यहां पर, चौथा और पांचवा राज्य आप देखेंगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, है ना। आंध्र और तमिलनाडु को आप देखते हैं तो यहां पर पाएंगे कि इन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करके अपने यहां पर निर्धनता कम कर ली। मतलब हर राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश जरूर की है और उस कोशिश के चलते ही सारा कुछ यहां पर संभव हो पाया है ना, कि हर राज्य ने कुछ ना कुछ कोशिश जरूर की है तो वो निर्धनता को यहां पर कम कर पाया है। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य की जब आप बात करेंगे तो दुनिया में आप देखेंगे सर्वाधिक निर्धनता आपको अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेगी, है ना, वहां पर निर्धनता है। हालांकि अगर वैश्विक स्तर पर हम बात करें किन्ने निर्धनता को कम करने में सबसे अच्छा काम किया है, तो आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो चीन मिलेगा और दूसरा आपको दक्षिण के देश मिलेंगे, है ना। जो दक्षिण के देश आपको देखने को मिलेगा, मतलब कौन कौन से, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, है ना, इन देशों में, म्यांमार, बांग्लादेश, इन देशों में सुधार होगा। चीन में तो आप सुधार देखेंगे कि उन्होंने बहुत तेज तरीके से सुधार किया। और आज की स्थिति में बात करें, अगर हम स्टार्टिंग करते हैं तो यहाँ पर 80% के आसपास आपको निर्धनता देखने को मिलेगी और आज की बात करें करंट की तो 1% से भी कम है। दक्षिण देशों ने भी अच्छा सुधार किया है। अब भारत में निर्धनता को कैसे हम आकलित करते हैं, तो भारत में निर्धनता आकलन करने का निर्धनता रेखा का एक तरीका है। और सामाजिक वैज्ञानिकों के आ जाने से इस पर हम क्या बात करने लगे हैं, रोटी मतलब खाद्य, कपड़ा मतलब पहनने की चीज, कपड़ा और जूता, रोटी कपड़ा, मकान मतलब रहने की चीज, रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन 6 चीजों पर हम यहां पर बात करने लगे हैं। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य में निर्धनता कैसे निकालते हैं, तो यहां पर हमने देखा कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में हमने 816 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति की बात करी और शहरी क्षेत्र में हमने 1000 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति की बात करी। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य में आप देखेंगे कि जो विश्व बैंक है वो क्या कहता है, $1.9 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की बात करता है कि $1.9 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अगर नहीं मिल पाता है तो फिर वो क्या होगा, फिर वो आप ये मान लीजिए कि फिर उसको निर्धनता रेखा के नीचे माना जाएगा। हर निर्धनता रेखा जो है वो काल्पनिक रेखा है, देश के हिसाब से, जगह के हिसाब से, समय के हिसाब से बदलती रहती है। मतलब अगर भारत में बात करें तो कार रखना अपने आप में रईसी कहलाती है, और अगर अमेरिका में आपके पास कार नहीं है इसका मतलब आप गरीब हैं। भले आप पाव रोटी खाते हो, रोज पनीर खाते हो, कोई मतलब नहीं, कार नहीं है मतलब आपको गरीब कहेंगे। तो चीजें बदलती रहती हैं, इनमें बदलाव आता रहता है। अब निर्धनता एक कारण क्या है, तो निर्धनता एक कई सारे कारण हैं। जैसे हमने ऐतिहासिक कारण ब्रिटेन क्या ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन देखा था, वहां पर हमारे यहाँ पर स्तर निम्नतर रहा था, और फिर बाद में आप देखें कि 1980 तक ऐसी स्थिति देखने को मिली थी, और उसके बाद भी जो स्कीम्स लगाएंगे उनका क्रियान्वयन बहुत अच्छे से होता नहीं है। निर्धनता निरोधी उपाय क्या है, तो सरकार के द्वारा कई स्कीम्स चलाई गई हैं, जैसे महात्मा गांधी या जिसको आप मनरेगा कहते हैं, काम के बदले अनाज योजना कहते हैं, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना कहते हैं, ऐसी कई योजनाएं चलाई गई हैं। और हम क्षेत्र डिसाइड करते हैं जहां पर निर्धनता ज्यादा है वहां पर ऐसी योजनाएं चलाते हैं, तो उनके माध्यम से निर्धनता को कम करते हैं।
निर्धनता को लेकर अभी भी बहुत चुनौतियां हैं, क्योंकि निर्धनता भारत के विकास के साथ साथ उसको कम करना बहुत बड़ी चुनौती है। और इसको कैसे कम करेंगे, क्योंकि भारत में सामाजिक आपको अंतर देखने को मिलेंगे, जातिगत व्यवस्था में अंतर देखने को मिलेंगे, क्षेत्रीय अंतर देखने को मिलेंगे, मतलब यहां पर समान वितरण आप नहीं पाएंगे, तो ये अंतर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये हमने अपने चैप्टर का एक इन शॉर्ट एक कंप्लीट रिवीजन ले लिया कि क्या क्या हम यहां पर हमने चैप्टर के अंदर किया। अब हम अपने एमसीक्यूज पर आते हैं और ये पहला एमसीक्यू आपके सामने रहा। अब हर एक का जवाब बनना चाहिए, कमेंट में आपको हर एक जवाब देना चाहिए, क्योंकि हमने एक बार और रिवीजन मार दिया है ना। 2011-12 के अनुसार पांच व्यक्ति के परिवार के लिए शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के लिए कितना रुपया प्रति माह निर्धारित किया गया। मतलब आपको बताना है कि शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के लिए कितना रुपया है, मतलब शहरी क्षेत्र की गरीबी रेखा को आप बताएंगे। ये गरीबी रेखा होगा, इसको कहते हैं हम शहरी क्षेत्र की गरीबी रेखा। मतलब यहां पर आपको जो रेखा की बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये न्यूनतम स्तर पर बात की जा रही है। अगर ये इस न्यूनतम से कम पर अगर बात करेंगे तो आप निर्धन हो जाएंगे, और इस न्यूनतम से ऊपर की बात करेंगे तो आप निर्धन नहीं होंगे, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। हमने बात भी करी थी। न्यूनतम स्तर किस चीज का, आय और उपभोग के न्यूनतम स्तर के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि आपको इतना पैसा मिले कि आप अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में कुछ सोच सकें। तो शहरी क्षेत्र के लिए क्या बात की गई थी यहां पर, तो आपको याद होगा 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह की बात की गई। और यहां पर पांच व्यक्तियों के परिवार के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने प्रति व्यक्ति कितनी बात करी थी, 1000 रुपए। तो 5 व्यक्ति आ गए तो कितना, 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाना चाहिए, 5000 रुपए आ जाना चाहिए। तो अगर 5000 मतलब ये मिनिमम रेखा कितनी हो गई, ये 5000 हो गई। 5 से नीचे आए तो निर्धन, 5 से ऊपर तो निर्धन नहीं। मतलब गरीबी रेखा क्या होगी, तो 5000 रुपए प्रति माह कम से कम होना चाहिए। आंसर देखें, चेक करें, 5000 रुपए प्रति माह। एक व्यक्ति होता तो 1000, 10 व्यक्ति का परिवार होता 10,000 रुपए प्रति माह। तो ऐसी बात यहां पर की गई है। क्लियर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आता है कि 2011-12 के अनुसार 5 व्यक्ति के परिवार के लिए ग्रामीण क्षेत्र में आपको बताना है गरीबी रेखा के लिए कितना प्रतिशत यहां पर निर्धारित किया गया है, ये आपको बात यहां पर बतानी है। तो अगेन वही बात हम करेंगे कि क्या बात करेंगे यहां पर कि एक फिर से एक रेखा है जो ग्रामीण रेखा है, ग्रामीण निर्धन रेखा है या ग्रामीण गरीबी रेखा है। इस ग्रामीण गरीबी रेखा के बारे में आपको बताना है क्या हो सकती है ये रेखा। तो इस रेखा का अगेन ये रेखा क्या है, इस रेखा को आप न्यूनतम स्तर कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूनतम स्तर कहलाएगा किस चीज का, आय और उपभोग का, जिनके माध्यम से आप अपनी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति कर पाते हैं। तो अगर इससे नीचे है तो आप निर्धन हो जाएंगे, और अगर आप इसके ऊपर है तो आप क्या हो जाएंगे, निर्धन नहीं होंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट कहा गया। और ये कहां की बात की जा रही है, ग्रामीण क्षेत्र में। तो आपको बताना है कि ये रेखा किस चीज पर टिकी हुई है। तो इस रेखा को टिका देंगे 816 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति के हिसाब से। तो अब 816 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति हो गया। तो यहां पर पूछा कितना गया है, 5 व्यक्ति। तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 5 का कर देंगे, तुरंत खट से निकल कर आ जाएगा क्या, 4080 रुपए प्रति माह। क्लियर बात। चेक करें एक बार, तो ये आ गया सही आंसर। तो अब ये आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर शहर में पैसा ज्यादा क्यों, गांव में पैसा कम क्यों। आदमी तो वही है, हाड़ मास कहीं बना है, 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पांव, 1 नाक, 1 मुंह, ऐसा ही सब कुछ है। ऐसा इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति थोड़ा सस्ती हो जाती है शहरी क्षेत्र की तुलना में। इस कारण से यहां पर ग्रामीण क्षेत्र में रुपया जो है वो थोड़ा सा कम रखा गया है। क्लियर बात। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। क्लियर है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पर बात करते हैं कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृत कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितना है। मतलब यहां पर ये ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृत कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। 2400 कैलोरी प्रतिदिन की बात करेंगे, मतलब इतना खाना खाएंगे जिससे 2400 कैलोरी की ऊर्जा मिल जाए। 2100 कैलोरी, 3600 कैलोरी, 1800 कैलोरी आपको बताना है कितना है, कितना खाना चाहिए। भाई आप भी बताएं कि आप कितना खाते हैं। अगर कैलकुलेशन कुछ करते कमेंट जरूर करें। 4-5 हजार कैलोरी खाने वाला अगर कोई है तो वो बिल्कुल अपना नाम आम नंबर दे। हो सकता है मैं फोन ऑन भी लगा लूं उसको, 5000 नहीं खाना है, थोड़ा सा कम खाना है। समझ में आई बात। तो अब क्या है, यहां पर 5000 की रेंज नहीं दी गई है। इसका मतलब क्या है कि 5000 तो होगा नहीं, और 5000 खाने वाला कमेंट जरूर करेगा। फोन नंबर लिख देना अपना, है ना, हम फोन लगा लेंगे और समझाएंगे भी आपको। अगर अपने आप समझ जाओगे आप कम खाना तो अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि कैलोरी की आवश्यकता कितनी है आप देख पा रहे हैं, इनमें से ही कोई एक होगी। ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो अब ग्रामीण क्षेत्र में हमने क्या किया कि ये निर्धनता डिसाइड करने के लिए, है ना, निर्धनता डिसाइड करने के लिए कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम निर्धनता की बात करते हैं तो निर्धनता को हम किस तरीके से खाद्य आवश्यकताओं के माध्यम से, ना, खाद्य आवश्यकताओं के माध्यम से
बताने की कोशिश कर रहे हैं कि निर्धन कौन होगा कौन नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे ज्यादा खाएंगे तो आप अमीर हो जाएंगे। खाद्य आवश्यकताएं मतलब ये पूर्ति करेंगी कैलोरी के माध्यम से कि आपको कम से कम इतने कैलोरी भोजन मिलना चाहिए ताकि शरीर का सर्वांगीण विकास हो सके। तो हमने ये कैलोरी की बात करी, तो ये कैलोरी आप दो प्रकार से देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बात करते हैं और शहरी क्षेत्र में बात करते हैं। दो प्रकार से आप इसको देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में आपको 2400 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए है, कम से कम इतना चाहिए, और शहरी क्षेत्र में आपको 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति चाहिए है, इतनी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि आप 2400 से ज्यादा नहीं खाएंगे, आप कुछ लोग 4000 भी खाते हैं, लेकिन वो मेहनत बहुत करते हैं, उनकी शारीरिक मेहनत बहुत होती है, तो वो उतनी कैलोरी को डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनके शरीर में उसका कोई असर देखने को नहीं मिलता। अगर आप उतनी मेहनत नहीं करते, नॉर्मल ग्रामीण परिवेश में आपको रहते हैं, तो आपको 2400 कैलोरी चाहिए ताकि आपको उतनी ताकत बनी रहे जितनी आवश्यक है। और शहर में कितनी चाहिए? 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन चाहिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बताने में कोई कठिनाई होगी क्या? नहीं होगी। क्या हो जाएगा? 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति शहरी क्षेत्र के लिए। इनमें से कौन सा कारण निर्धनता का है या कौन सा निर्धनता का कारण है? चार ऑप्शन है, भूमिहीनता, बेरोजगारी, अशिक्षा और उपरोक्त सभी। निर्धनता का मतलब क्या हो गया कि धन का अभाव है ना, इसका मतलब क्या हो गया? धन का अभाव। धन का अभाव कैसे होगा? धन का अभाव तो ऐसे होगा कि भाई कुछ काम नहीं होगा। धन के अभाव के पीछे एक काम है कि रोजगार का ना होना। रोजगार नहीं होगी तो आपके पास आय नहीं होगी। रोजगार ना होने में एक बड़ा कारण आपको बता सकता है शिक्षा। अगर आप शिक्षित होते तो हो सकता है कुछ ना कुछ आपको रोजगार यहां पर मिल जाए। दूसरा एक काम आपको यह हो सकता है कि आपके पास भूमि ना हो, आपका भूमिहीन होना। ये शिक्षा ना होना, भूमिहीन होना, अगर ये सारी बातें हैं यहां पर, तो इससे क्या होगा? आपके पास रोजगार नहीं होगा। मतलब क्या है? आप रोजगार नहीं है तो आपको क्या कह सकते हैं? बेरोजगार कह सकते हैं। अब जब आपको बेरोजगार कहेंगे तो इन तीनों स्थितियों में आय कहां से होगी? आय भी नहीं होगी, आय भी आपकी घट जाएगी। मतलब आय घट जाएगी तो आपकी धन की कमी होगी, मतलब धीरे धीरे धन का अभाव आ जाएगा। पहले 5000 मिलते थे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 500। हम ग्रामीण और शहरी निर्धनता के अंतर्गत आ गए यहां पर। तो आंसर क्या होना चाहिए? समझ में आ गया होगा कि भूमिहीनता भी है, बेरोजगारी भी है, शिक्षा भी है। तो जवाब क्या होना चाहिए? जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्लियर बात? अगले प्रश्न पर चलें। तो प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? शिवरमन कहां का निवासी है, ये बताना है। कहां का निवासी है शिवरमन? तो आप महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और तमिलनाडु, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इनमें से शिवरमन के बारे में बताया गया है। एक रामशरण है, एक शिवरमन है और एक लखा है। तो इसमें आपको बताना है कि शिवरमन कहां का निवासी है। सही जवाब इसमें से क्या होगा? तो इसमें से महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, इनमें से क्या सही जवाब होगा? तो सही जवाब आपका जो होगा वो होगा क्या? तमिलनाडु। कहां का है ये? तमिलनाडु का निवासी है। क्लियर बात? तो शिवरामन के बारे में और जान लेते, कौन है, कहां का है, कैसा है। तो आप शिवरामन के बारे में देखेंगे तो पाएंगे शिवरमन जो है वो करूर करके एक जगह है, तमिलनाडु के अंतर्गत आती है। तमिलनाडु का एक गांव है, वहां का रहने वाला है। जाति जो है वो मोची है। करूर हथकरघा के लिए प्रसिद्ध है, हाथ से चलने वाले करघा, साथ ही साथ बिजली से चलने वाले करघों के लिए प्रसिद्ध है। शिवरमन जब काम करता है तो आमतौर पर उसको 160 रुपए प्रतिदिन मिल जाता है, कभी कभी उसको 100 रुपए प्रतिदिन पर भी काम करना पड़ता है। उसके परिवार में कुल 8 सदस्य है, रामशरण और उसकी पत्नी, उसके 4 बच्चे, एक माँ जो विधवा है और तपेदिक रोग से ग्रसित है और एक बहन जो अविवाहित है, 25 वर्ष की उम्र की है। अब इतने कम पैसे में इन 8 लोगों का पालन पोषण करना है, सबका काम चलाना है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब यहाँ पर कोई भी स्कूल नहीं जा पा रहा है, कोई बच्चा कपड़े नहीं खरीद पा रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव है। तो अब आप देखें यहाँ पर कि इसको क्या कहेंगे? शिवरामन के बारे में हमने जान लिया कौन है, और यहाँ पर ये क्या है? इनको निर्धन कहेंगे, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य, शिक्षा, इन चीज से ये वंचित हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है कि 2011-12 के अनुसार भारत में कितनी जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे रहती थी? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, 27 करोड़, 37 करोड़, 17 करोड़ और 47 करोड़। निर्धनता रेखा का मतलब क्या हो गया कि एक रेखा आ गई जिसमें इनने बता दिए 2 पैरामीटर हैं कि 1000 रुपए और साथ ही साथ 816 रुपए, और 2400 कैलोरी की बात है, 2400 कैलोरी और साथ ही साथ 2100 कैलोरी। ये आपको ये निर्धनता रेखा के पैरामीटर हैं कि इनके नीचे अगर जिनके पास शहरी क्षेत्र में, अगर हम 1000 रुपए की बात करते हैं तो ये शहरी क्षेत्र की बात करते हैं, याद होगा, और ये बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की, याद होगा।
और ऐसे ही हम 2400 की जब बात करते हैं तो ये ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं और ये शहरी क्षेत्र की बात करते हैं। तो अगर इनसे कम, चूंकि ये रेखा जो बनाई गई है वो इन सब चीजों का न्यूनतम स्तर है, अगर इससे कम आपको मिलता है तो आप क्या हो जाएंगे, इस रेखा के नीचे। तो बात की गई ये रेखा जिसको आप क्या कहते हैं, निर्धनता रेखा कहा जाता है ना, निर्धनता रेखा कहा जाता है। तो इस निर्धनता रेखा के नीचे कितने लोग रह रहे हैं? तो देश की पॉपुलेशन कितनी है, लगभग अगर उस जमाने के हिसाब से 2011-12 के हिसाब से बात करें तो आपको मिलेगी करीब करीब 120 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन आप पाएंगे। तो आपको 120 करोड़ में से बताना है कितने करोड़ लोग इस रेखा के नीचे हैं। इस रेखा के ऊपर रहने वाले व्यक्ति को आप निर्धन नहीं कहेंगे लेकिन अमीर भी नहीं कहेंगे। उसके पास क्या है, 1000 रुपए कमा लेता है महीने में, 816 रुपए कमा लेता है महीने में। ये जो पैसे की बात कर रहे हैं ये क्या है, आपकी प्रति माह पर बात की जा रही है ना, ये क्या है आपकी, ये दोनों चीजें जो हो रही हैं वो प्रति माह प्रति व्यक्ति पर बात हो रही है। और ये दोनों चीजें बात हो रही है, ये प्रति माह प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पर हम बात कर रहे हैं। तो आपको बताना है कितने लोग निर्धनता रेखा के नीचे। 4 ऑप्शन, 27 करोड़, 37 करोड़, 17 करोड़, 47 करोड़। ऑप्शन क्या सही है कि इस रेखा के नीचे कितने लोग रहते हैं, तो 27 करोड़ लोग जो है वो इस रेखा के नीचे रहते हैं। क्लियर बात। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7। विश्व बैंक के अनुसार अत्यंत आर्थिक निर्धनता के लिए कितना डॉलर प्रतिदिन निर्धारित किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? $10 प्रतिदिन, $5 प्रतिदिन, $2.5 प्रतिदिन और $1.9 प्रतिदिन। इनमें से आपको बताना है कौन सा है। तो विश्व बैंक ने $1.9 प्रतिदिन घोषित किया है कि इतना कम से कम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मिलना चाहिए। अगर इतना नहीं है तो फिर उसको आप निर्धन कहेंगे। अगला प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम है ना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो राष्ट्रीय स्कीम थी वो कब शुरू हो गई? 2000 में, 2002 में, 2004 में और 2009 में। तो इसका सही जवाब है जो आप देखेंगे 2004 में। थोड़ी सी डिटेल हम इसकी ले लेते हैं कि क्या होगी डिटेल यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हम जो काम के बदले अनाज योजना के बारे में बात कर रहे हैं, ये काम के बदले अनाज योजना जो है 2004 में प्रारंभ की गई और शुरुआत 150 जिलों से की गई। और ये 50 जिले पिछड़े और निर्धन जिलों को ढूंढा गया जहां पर निर्धनता ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, उन निर्धन जिलों में ये लागू की गई। ये योजना पूरी केंद्र वित्त पोषित है, मतलब इस पर जो अनाज आता है वो केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, राज्यों को मुफ्त में देते हैं और राज्य क्या करते हैं, फिर वो काम के बदले में अनाज वहां पर लोगों को बांटते हैं। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 9। 2011-12 के अनुसार भारत में निर्धनता प्रतिशत कितना था ये बताना है। 10%, 15%, 22%, 27%। तो हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि भारत का राष्ट्रीय निर्धनता अनुपात जो है वो 22% है। हमने यहाँ पर कुछ असुरक्षित समूहों के बारे में भी बात की थी, है ना। तो आपने देखा होगा निर्धनता प्रतिशत जो है वो 22 है और असुरक्षित समूह दोनों का, चाहे हम आर्थिक समूह की बात करें चाहे हम सामाजिक समूह की बात करें। अगर हम आर्थिक में बात करते हैं तो यहां पर 34% आता है शहरी और ग्रामीण। अगर हम सामाजिक की बात करते हैं तो 43 और 29 आपको देखने को मिलता है। मतलब दोनों का जो प्रतिशत था वो आपको राष्ट्रीय अनुपात का जो प्रतिशत है उससे अधिक देखने को मिलेगा। क्लियर। अगला प्रश्न है कि शिवरमन प्रतिदिन कितना कमाता है ना। शिवरमन जो है वो प्रतिदिन कितना कमा लेता है? 160, 190, 200 और 225। आपको याद होगा कि हमने यहाँ पर जो कहानी का जिक्र किया था शिवरमन की, तो आपने देखा यहाँ पर 160 रुपए प्रतिदिन कमाता है, लेकिन ये काम इसके पास रेगुलर नहीं रहता है, साल के 5-6 महीने रहता है। बीच में कुछ छोटे मोटे काम ढूंढता है जिसमें वो 100 रुपए प्रतिदिन ही कमा पाता है। तो क्या सही हो जाएगा यहाँ पर कि आप कितना कमा लेता है? 160 रुपए प्रतिदिन कमा लेता है। क्लियर बात। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 11। रामशरण कहाँ का रहने वाला है? अब 4 ऑप्शन है, रांची झारखंड, हजारीबाग झारखंड, मेरठ उत्तर प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो हम रामशरण की पूरी कहानी जान लेते हैं, क्या है कि रामशरण क्या है, कौन है, कैसा है, पूरा हम यहां पर जान लेते हैं कि रामशरण क्या होगा, है ना। रामशरण आप देखेंगे तो कहां है, तो रामशरण झारखंड की जो राजधानी है रांची में रहता है ना। झारखंड की राजधानी जो है रांची में रहता है और आटा मिल में काम करता है। महीने भर में अगर उसको रोजगार मिल जाता है सही से तो कितना कमा लेता है? 1500 रुपए कमा लेता है। 1500 रुपए जब वो कमाता है और उसमें से कुछ पैसा उसको आपके माता पिता को भी भेजना पड़ता है जो रामगढ़ के पास रहते हैं। रामशरण का एक भाई और है जो हजारीबाग में रहता है, वो भी माता पिता को पैसा भेजता है। रामशरण का परिवार अगर हम देखते हैं तो 6 लोगों का परिवार आपको देखने में मिलता है, जिसमें पति मतलब रामशरण, रामशरण की पत्नी और 4 बच्चे शामिल हैं।
पति पत्नी और 4 बच्चे शामिल किए गए हैं, तो 1500 रुपए महीने के हिसाब से अगर आप देखें तो हमारे यहां पर प्रति व्यक्ति, चूंकि शहर में रह रहा है तो प्रति व्यक्ति 1000 रुपए चाहिए महीने का, तो फिर वो निर्धनता के ऊपर है। यहां पर 1500 रुपए में 6 लोग रह रहे हैं, मतलब अगर यहां पर ये 6 लोग हैं, 6 लोग हैं तो इनको कितना चाहिए, 1000 गुणे 6 करेंगे, 6000 आएगा, तब ये निर्धनता के ऊपर आएंगे, मतलब अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे। 1500 में घर नहीं चलेगा, आप जानते हैं। और घर कैसा है, किराए का है, ईंट और मिट्टी से बना है, शहर के बाहर एक बस्ती में रहते हैं। सपोर्ट करने के लिए रामशरण की पत्नी भी कुछ काम कर लेती है, 800 रुपए महीना का नौकरानी का काम करके कुछ ले आती है, तो 1500 में 800 और जुड़ जाते हैं, 2300। उसका बड़ा बेटा चाय की दुकान पर काम कर लेता है, 300 रुपए महीने कमा लेता है वो, तो 15 8 23 और 300 कितना हो गया, 2600 रुपए महीने की जुगाड़ हो गई। उसकी बेटी जो 10 वर्ष की है वो क्या करती है, बच्चों को संभालने का काम करती है। इतने में से कोई भी स्कूल नहीं गया, ना तो बच्चा, ना बच्ची, ना रामशरण, कोई स्कूल नहीं जाता है। कपड़ों का अभाव है, कपड़े नए कपड़े कभी कभी खरीदे जाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, बीमार हो जाने पर आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं मिल पाती, इसी कारण से इनको निर्धन कहते हैं। अब आसानी से बता पाएंगे कि रामशरण कहाँ का रहने वाला है, तो आप बता देंगे कि सर रामशरण जो है वो झारखंड का रहने वाला है ना। और जो हजारीबाग झारखंड है, यहां पर कौन रहता है, तो रामशरण का, है ना, रामशरण का भाई रहता है। और मेरठ का कौन रहने वाला है, तो हमने एक कहानी पढ़ी थी, या आगे अभी क्वेश्चन आएगा, लखा की कहानी है। तो अब लखा इसमें है नहीं, रामशरण का भाई रहता है हजारीबाग में, है ना, और इनमें से कोई इसमें से होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, झारखंड रांची, चूंकि हम अभी डिटेल पूरी कहानी इसकी देख भी चुके हैं। क्लियर बात। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, प्रश्न नंबर 12। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कब अधिनियम बना? 4 ऑप्शन है, 2001, 2003, 2005 और 2009। ये 4 ऑप्शन आपको यहां पर बताए गए हैं, तो इसमें से क्या होगा सही जवाब? सही जवाब होगा 2005 में बना था। थोड़ा सा हम इसकी जानकारी ले लेते हैं, थोड़ी सी डिटेल जानकारी लेते हैं अपन। आप देखेंगे यहां पर कि जो मनरेगा है, जिसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या कहा गया है, ये 2005 में इसको अधिनियमित किया गया है। और इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग पंजीकृत होते हैं उनको 100 दिन का काम दिलवाया जाएगा। 281 रुपए का रेट यहां पर रखा गया है। अगर रजिस्टर्ड होने के 15 दिन के भीतर काम नहीं मिलता तो उनको दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार भी उनको बनाया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि इस योजना से क्या होगा, इस योजना से आप बहुत ज्यादा निर्धनता को कम कर पाएंगे। अगर हम मनरेगा के अंतर्गत काम करने की बात करें तो इसमें 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, 1/3 महिलाएं होंगी। लेकिन काम करने का प्रतिशत देखें तो सर्वाधिक प्रतिशत महिलाओं का है 53, फिर दूसरे नंबर पर है अनुसूचित जाति का 23 और तीसरे नंबर पर है एसटी का, अनुसूचित जनजाति का 17%। तो ये एक बड़ी योजना है, काफी बड़े स्तर पर लगभग देश के सभी जिलों में इसको लागू कर दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई है? 4 ऑप्शन है, 1990, 1993, 1999 और 2001। तो इसका सही जवाब है वो है 1993। थोड़ी सी जानकारी अपन लेते हैं क्या है इसके अंतर्गत। तो अगर हम देखें प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में बात करें ना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना तो 1993 में प्रारंभ की गई। और इसका मुख्य उद्देश्य आप पाएंगे कि ग्रामीण और छोटे शहरों को टारगेट करना, यहाँ के जो शिक्षित युवा हैं, शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, उनको स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ताकि वो स्वरोजगार कर सकें और साथ ही साथ दूसरों को रोजगार भी दे सकें। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। 2011-12 के अनुसार निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रुपए प्रति माह कर दिया गया था? यहां पर आप देख लेते हैं कितना रुपए प्रति माह कर दिया गया था, उसको अपन समझ लेते हैं यहां पर क्या है। तो जो निर्धनता रेखा का निर्धारण है वो आप देखेंगे यहां पर कि आपको 2 प्रकार से देखने को मिलेगा, है ना। हमने बार बार जिक्र भी किया है स्टार्टिंग में। एक तो हो गया आपका खाद्य आपूर्ति के आधार पर, और दूसरा हो गया आपका आर्थिक तरीके से, है ना। और यहां पर जो खाद्य आपूर्ति और आर्थिक तरीके की बात करते हैं वो भी आपको 2 प्रकार से मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है और शहरी क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। अब ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य जो है आपको कितना चाहिए, 2400 कैलोरी कितना चाहिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता है। और आर्थिक तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहां पर 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह चाहिए। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा शहरी में अगर हम देखते हैं, शहरी में आप पाएंगे यहां पर कि यहां हम देखें तो शहरी में खाद्य आपूर्ति जो है वो कितनी चाहिए, 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन।
और अगर हम पैसे में बात करते हैं तो 1,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह की आवश्यकता यहां पर होती है। तो ये हमने क्या था, गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा का निर्धारण यहां पर किया था। तो आप बता पाएंगे आसानी से ये ग्रामीण क्षेत्र में कितना हो जाएगा, तो ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपए हो जाएगा। तो क्या करेक्ट हो जाएगा, 816 करेक्ट हो जाएगा। चले आगे, अगला प्रश्न आता है, लखा सिंह की कहानी इनमें से किस प्रकार का उदाहरण है? शहरी निर्धनता का, बेरोजगारी का, अमीर व्यक्ति का, या ग्रामीण निर्धनता का? तो लखा सिंह की कहानी जो है वो ग्रामीण निर्धनता का उदाहरण है। लखा सिंह की कहानी भी देख लीजिए क्या थी, शॉर्ट फॉर्म में अपन देख लेते हैं क्या कहानी है लखा सिंह की। कहां गए, हाँ, लखा सिंह जो है वो कहाँ है, मेरठ के एक गांव, मेरठ उत्तर प्रदेश के पास के गांव के निवासी हैं, कृषक मजदूर हैं, मतलब ये भूमिहीन है। अगर हम इनको देखें तो कैसे हैं, इनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन कृषक मजदूर हैं। इनको काम करना पड़ता है, कई बार दिन भर काम करने के बाद 50 रुपए ही मिलते हैं। इनके परिवार की महिलाएं दिन भर चारा और जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। यहाँ की निर्धनता में भी हम देखते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा इनका अभाव है। लखा सिंह खुद 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना प्रारंभ कर देता है। क्लियर। अगला है, अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई? 1994 में, 1998 में, 2000 में और 2005 में। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, तो सही जवाब है 2000 में अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ किया गया। शहरी क्षेत्रों में आर्थिक कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी है, ये आपको बतानी है। शहरी क्षेत्र में आर्थिक कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी है? तो अगर आप देखें इसको, तो हमने निर्धनता की बात की थी खाद्य और आर्थिक के तरीके से। अगर आप पाएंगे यहां पर, तो आप देखेंगे ग्रामीण पर हमने बात की है, तो ग्रामीण पर अगर हम खाद्य की बात करते हैं तो 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, और अगर शहरी की बात करते हैं तो 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। यहां पर क्या पूछा है, शहरी क्षेत्र में स्वीकृत कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना है? तो आप यहां से आसानी से आंसर बता सकते हैं कि प्रति व्यक्ति यहां पर कितना होगा। तो आसानी से बता पाएंगे कितना होगा। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, 2100 जो है वो क्या हो जाएगा आपका प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का। आपको सवाल का जवाब यहां पर मिल जाएगा कि 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक निर्धन राज्य कौन सा है? मतलब जो जहां पर निर्धनता का स्तर जो है वो ज्यादा है। 4 ऑप्शन है, राजस्थान, झारखंड, बिहार और उड़ीसा। तो इनमें सही जवाब आपको आएगा कि पहले नंबर पर है बिहार सबसे निर्धन, और दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा। अगर हम सबसे कम निर्धन की बात करें, सबसे कम निर्धन, ये तो सबसे अधिक निर्धन, कम निर्धन की अगर बात करते हैं तो कम निर्धन राज्य अगर हम 2 राज्य देखते हैं यहां पर, तो पहला मिलेगा आपको केरल 7.1 के साथ, और दूसरा मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश 8.1 के साथ। ये 2 राज्य हैं जो सबसे कम है निर्धन, पहले नंबर पर केरल और दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, प्रश्न नंबर 19। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा साल में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी देता है? तो मनरेगा जो है उसे 2005 में लागू किया गया था, और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में क्या करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर से रोजगार उपलब्ध कराएंगे। इसमें महिलाओं को शामिल किया गया, एसटी को शामिल किया गया, एससी को शामिल किया गया। महिलाओं का प्रतिशत काम का सर्वाधिक है 23, उसके बाद 53, उसके बाद एससी का है लगभग 23 के आसपास, और 17 के आसपास ये देखने को मिलता है। महिलाओं के स्थान भी इसमें आरक्षित किए गए हैं, कितने, 1/3 स्थान यहाँ पर आरक्षित किए गए हैं। ये क्यों काम दिया गया? ताकि ग्रामीण क्षेत्र में सूखा, वन कटाई, जंगल कटाई ऐसी समस्याओं से निजात पाई जा सके। तो यहाँ पर लोगों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देते हैं कि 100 दिन का काम आपको साल भर में उपलब्ध कराया जाएगा। अगर 100 दिन का काम आपको नहीं मिलता है, 15 दिन के भीतर आपको काम नहीं मिलता है, तो क्या होगा, आपको फिर दैनिक बेरोजगारी भत्ता यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। क्लियर बात। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 20। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है ना, कौन सी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई? 1995 में, 1999 में, 2001 में और 2005 में। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है आपका, 1999 के अंदर। अब ये सही जवाब तो आ गया कि 1999 के अंदर ये योजना बनती। थोड़ा सा योजना के बारे में हम जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? तो आप देखेंगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में बनी। इसका उद्देश्य क्या है? स्व सहायता समूह जो है, जिनको आप SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, इनके माध्यम से जो निर्धन व्यक्ति हैं उनको बैंक से ऋण दिलवाना या कुछ ऐसी सहायताएं करना कि उनके माध्यम से वो क्या हो, निर्धनता रेखा से ऊपर आ जाएं। तो ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 21। रामचरण की कहानी में इनमें से किसका उदाहरण प्रस्तुत करती है? रामचरण
ग्रामीण निर्धनता का उदाहरण प्रस्तुत करता है, बेरोजगारी का उदाहरण प्रस्तुत करता है, शहरी निर्धनता करता है, या अमीर व्यक्ति करता है। चूंकि हमने रामचरण की कहानी अगर आप देखेंगे तो हमने देखी हुई है, यहां पर आप देखें, यहां पर ये रामचरण की कहानी है। तो अब ये किस चीज का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है? तो रामचरण पहली चीज तो रह कहां रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ये रह रहा है कहां? रांची में। और रांची का क्या है, शहर है या गांव है? शहर है। और ये आप खास तौर से देख पा रहे हैं आटा मिल में काम करता है, तो शहर है, इस कारण से क्या हो गया, ये शहरी निर्धनता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? शहरी निर्धनता। क्लियर बात? क्योंकि आपने देखा था कि रामचरण जो है वो बहुत परेशानी में है, हमने ये कहानी का जिक्र यहाँ पर किया था। रामचरण झारखंड में रांची में आटा मिल में काम कर रहा है, माता पिता को भी पैसे देने हैं, 6 लोगों का परिवार है, पति पत्नी वो खुद है, 4 बच्चे हैं। 1500 रुपए मुश्किल से कमा पाता है, पत्नी सपोर्ट करती है, 800 रुपए महीने कमा के लाती है, बड़ा बेटा सपोर्ट करता है, 300 रुपए महीने कमा पाता है, और घर किराए का है, एक कमरे का, उसी में किचन, उसी में रहना है ना, और बेटी बच्चों को संभालती है, कोई भी स्कूल नहीं आता, कपड़ों का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है, ये सारी समस्याएं हमने यहाँ पर देखी हुई थी। तो कौन सी निर्धनता हो गई? शहरी निर्धनता ये हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, लखा सिंह कहाँ का रहने वाला है? लखा सिंह मेरठ उत्तर प्रदेश, रांची झारखंड, हजारीबाग झारखंड और भोपाल मध्य प्रदेश। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल मध्य प्रदेश, हमारे चैप्टर के अंदर हमने बात नहीं करी, तो ये इसको हटा देते हैं। रांची झारखंड के अंदर हमने देखा कि रामशरण रहता है, यहाँ पर है ना, रामशरण का निवास है। और हजारीबाग के अंदर कौन है? रामशरण का जो भाई है उसका निवास है, रामशरण के भाई का निवास आपको देखने को मिलेगा। तो लखा सिंह का उदाहरण क्या है? तो लखा सिंह मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर रहता है, एक भूमिहीन कृषक मजदूर है, जिसके माध्यम से क्या करता है, मजदूरी कर करके अपना पेट पालता है। तीनों गरीब हैं, निर्धन है, ये उदाहरण हमने देखे हुए थे। हमने तीनों की कहानियों पर भी जिक्र वीडियो के अंदर भी किया है, अपने जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो उसके पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया, और अभी भी हम आपको बीच बीच में ये बताते चल रहे हैं। तो सही जवाब क्या है? मेरठ उत्तर प्रदेश के पास के गाँव का रहने वाला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, 2011-12 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए कितना रुपया प्रति माह निर्धारित किया गया है? ये बताना है आपको, कितना रुपया प्रति माह निर्धारित किया गया है। तो इसमें बात की गई 816, 1000, 4000, 80 और 5000 रुपए। तो आपको ये बताना है कितना रुपया यहां पर निर्धारित किया गया है। देखो मैं आपको बताऊं, हम बात करने वाले यहां पर कि हमने निर्धनता के कई सारी बातें देखी थी कि निर्धनता को कैसे हम निर्धारित करेंगे, कैसे नहीं। तो एक आर्थिक तरीका हमने देखा हुआ था, और एक हमारा तरीका हुआ करता था, हम कैसे देख पा रहे थे। एक तरीका हमारा था जिसमें हम बात करते थे कि खाद्य के आधार पर। 2 तरीकों से हमने देखा हुआ था, अगर आपको याद हो, खाद्य के तरीके से देखा हुआ था और एक था आर्थिक तरीके से देखा हुआ था। दोनों जगह ग्रामीण और शहरी का कॉन्सेप्ट हमने देखा था। अगर यहां पर हम ग्रामीण की बात करते हैं और यहां पर हम शहरी की बात करते हैं, तो ग्रामीण में खाद्य आवश्यकताओं के बारे में अगर हम देखें तो इनको 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की बात की गई है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की बात की गई है। शहरी में अगर हम देखें तो 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की बात की गई है। आर्थिक तरीके से देखते हैं तो ग्राम और शहर में आप जब फिर से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के अंदर, तो ग्रामीण और शहरी के अंदर अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो आप पाते हैं कि शहर में 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह और ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह की आवश्यकता है। तो आपको बताना है कितनी आवश्यकता यहां पर होगी, और ये क्या पूछ रहा है? शहरी क्षेत्र में पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगी? 1000 रुपए प्रति माह। मतलब कौन सी वाली बात आ जाएगी? शहरी क्षेत्र की 1000 रुपए प्रति माह। हाँ, अगर यहां पर वो 5 लोगों का परिवार कर देता तो हम क्या सही जवाब कर देते? सही जवाब कर देते यहां पर 5000 रुपए प्रति माह। अगर वो शहरी की जगह ग्रामीण कर देता तो हम कर देते 816, और ग्रामीण में 5 लोगों का परिवार कर देता तो हम कर देते 4080 रुपया। क्लियर बात? तो ये हम कैसे निकाला? एक व्यक्ति का पता होगा ग्रामीण और शहरी का, तो हम आसानी से इसको क्या कर पाएंगे? आसानी से इनका कन्वर्जन कर पाएंगे। क्लियर बात? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 24, भारत में इनमें से किस वर्ग में निर्धनता सबसे अधिक है? अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग। तो आपको याद होगा हमने असुरक्षित समूह के बारे में पढ़ा था। असुरक्षित समूह उनको कहा गया था, किनको कह रहे थे असुरक्षित समूह? उनको कहा गया था जिनमें क्या है? निर्धनता ज्यादा थी।
और जब हमने असुरक्षित समूह निकालने की कोशिश की थी, दो प्रकार के समूह निकले थे। एक को हम कहते हैं सामाजिक समूह, और एक कहलाता आपका आर्थिक समूह। सामाजिक समूह के अंतर्गत हमने दो प्रकार की कैटेगरी पर बात करी थी। कौन कौन सी? एक तो अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति। जनजाति मतलब एसटी, जाति मतलब एससी। और आर्थिक समूह में भी हमें दो प्रकार की ही लोग मिले थे। दोनों ही क्या थे? मजदूर कैटेगरी के लोग थे, मजदूर हुआ करते दोनों। अब ये मजदूर कहाँ के हैं? तो कुछ मजदूर शहर के हैं, शहरी मजदूर हैं, और कुछ ग्राम के हैं। गांव में कैसे मजदूर मिलेंगे? तो गांव के कृषक मजदूर होंगे, शहर के गैर कृषक मजदूर होंगे। दोनों अनियमित टाइप की काम करते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि एसटी के साथ जो आप देखेंगे निर्धनता का जो प्रतिशत है वो आप 43% के आसपास देख पाएंगे, एससी का लगभग 29% के आसपास, और शहरी अगर आर्थिक समूह में बात करें दोनों का 34% के आसपास। तो अब निर्धनता का प्रतिशत आप बता सकते हैं, क्योंकि ये चार समूह जो लिए गए हैं वो सर्वाधिक निर्धन है, उनमें से भी सर्वाधिक कौन है? अनुसूचित जनजाति है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात? अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 25। 2001-2002 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? ये बताना है, संख्या की बात बताना है कि वो गरीबी रेखा जो बनाई गई है, जो हमने आर्थिक आधार पर और खाद्य आपूर्ति आधार पर बनाया है, इस रेखा के नीचे कितने लोग रहते हैं उनकी संख्या बतानी है। चार ऑप्शन है, 26 करोड़, 20 करोड़, 22 करोड़, 24 करोड़। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 26.02 करोड़ के आसपास, लगभग 27 करोड़। फिगर थोड़ी और बढ़ जाता है, कई जगह 27 करोड़ है, कई जगह 26 करोड़ है, तो ये 26 करोड़ वाली बात है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। किस क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत अधिक है? अब यहां पर आपको बताना है कि प्रतिशत कहां पर अधिक है, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, या उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सी जो व्यवस्था है वो आपको सर्वाधिक गरीब देखने को मिलती है? तो सही जवाब है ग्रामीण। देखो ग्रामीण क्यों सही जवाब है? अगर हम ग्रामीण की बात करते हैं, अगर आप निर्धनता की बात करते हैं, तो भारत आपको दो प्रकार से देखने को मिलेगा। निर्धनता की बात करते तो ये निर्धनता भारत में आपको दो प्रकार से मिलेगी। एक को आप कहेंगे ग्रामीण निर्धनता और दूसरी को आप कहेंगे शहरी निर्धनता, है ना। ये दूसरी कहलाएगी शहरी निर्धनता। अगर ग्रामीण निर्धनता की बात करें तो जो निर्धनता है वो ग्रामीण क्षेत्र की विशेषता हुआ करती थी। अब क्या हुआ कि लोग रोजगार के चक्कर में ग्राम से शहर की तरफ जाने लगे, शहर में काम नहीं मिला तो कहाँ रहने लगे? झुग्गी में रहना स्टार्ट कर दिया, और ऐसे ही अनियमित काम करना स्टार्ट कर दिए। तो शहर में भी निर्धनता व्याप्त हो जाती है, यहाँ की भी विशेषता बन जाती है। पहाड़ी लोग अपने में मस्त रहते हैं, यहाँ पर शहर भी है, गांव भी है। पहाड़ी क्षेत्र में शहर और गांव दोनों मिलेंगे, तो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलेगा। क्लियर? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। निम्न में से कौन सा सामाजिक समूह गरीबी रेखा की चपेट में है? अब सामाजिक समूह की हमने बात की है। ग्रामीण कृषक, ग्रामीण कृषि श्रमिक घर, यहां पर आपको देखने को मिलेगा 34% है। और कौन सा सामाजिक समूह गरीबी रेखा की चपेट में बताना है? शहरी आकस्मिक, यहां पर भी 34% है। अनुसूचित जाति इनका है लगभग 29%, और अनुसूचित जनजाति इनका है लगभग 43%। और महिला दैनिक मजदूरी, इनका हमने अपनी चैप्टर के अंदर पढ़ा नहीं है। ये तीन आपके पास है, इनमें से कौन सा सामाजिक समूह गरीबी रेखा के चपेट में है? अब सही जवाब आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो है वो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा समूह हो जाएगा, जो क्या हो गया? गरीबी रेखा की चपेट में है। संख्या के हिसाब से भी, प्रतिशत में भी देखेंगे तो आप कितना हो जाएगा? 43 और 29 कितना हो गया? 9 3 12, 4 2 6 1 7, और इसको डिवाइड कर देंगे आप तो लगभग 36 हो जाएगा। तो ये प्रतिशत में भी ज्यादा है, संख्या में भी ज्यादा हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 28। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 1993 में कौन सी योजना शुरू की गई थी, है ना। 1993 में कौन सी योजना बनाई गई थी, शुरू की गई थी शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ग्रामीण स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम, और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये कौन सी स्टार्ट की गई तो आपको बताना है। कौन सी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना को स्टार्ट किया गया 1993 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। वर्तमान में भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा क्या है? 900 है, 1350 है, 816 है,
और 375 है। तो सही जवाब जो है वो क्या है 816 है। अब ये जो रेखा बताई गई है ये कैसी है, आर्थिक तरीके से बताई गई है। कैसी, आर्थिक तरीके से। आपसे सवाल बदल सकते हैं यहाँ पर और लिख देंगे कि भाई खाद्य के आधार पर बताइए, तो खाद्य के आधार पर हम क्या बताएंगे, तो खाद्य के आधार पर आवश्यकता कितनी है 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आपको बताना पड़ेगा। क्लियर बात, 2400 कैलोरी आपको बताना होगा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से आप ये बता पाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, वर्तमान में भारत में शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा क्या है। तो अब शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा क्या है, ऑप्शन सारे कैसे दिए गए हैं, यहां पर आपको रुपए में दिए गए हैं, मतलब हम आर्थिक आधार पर बताने वाले हैं। 1000 है, 1300 है, 1600 है या 1550 है। तो शहरी क्षेत्रों के लिए अगर हम गरीबी रेखा की बात करते हैं तो फिर ये दो प्रकार से आ जाएगी, आर्थिक तरीका आ जाएगा इसका और आपका क्या आ जाएगा, खाद्य आपूर्ति वाला तरीका आ जाएगा। खाद्य आपूर्ति में आवश्यकता है 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से, है ना, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से। और अगर आर्थिक तरीके से देखते हैं तो 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से आपको बताना है। क्या, प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से आप बताएंगे। तो ये 4 ऑप्शन यहां पर बताए गए, का, खा, गा, घा, ये 4 ऑप्शन यहां पर इनको बताया गया है। क्लियर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 क्या है, तो ये आप देख पा रहे हैं ना कि क्या हो गया कि इसका आंसर 1000, चूंकि हमने बात कर ली तो आंसर 1000। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 31, निम्न में से कौन सा सामाजिक वैज्ञानिकों के द्वारा रखी गई गरीबी का एक सामाजिक संकेतक है। जनसंख्या में वृद्धि, निरक्षरता स्तर, जाति और स्वास्थ्य क्लब सदस्यता, इनमें से कौन सी एक बात है। तो इसमें निरक्षरता स्तर मतलब क्या हो गई, शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप शिक्षित करेंगे तो ये अपने आप हल हो जाएगी, ये अपने आप हल हो जाएगी, और इंश्योरेंस लेना ये अपने आप हल हो जाएगी। अगर आप शिक्षित कर देंगे तो व्यक्ति जानकार हो जाएगा और सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 32, 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो 2001 की जनगणना के हिसाब से भारत की जनसंख्या 102 करोड़ थी। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितना है। 25%, 30%, 35 और 50। तो आज की स्थिति में देखें तो 35% योगदान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे गरीब है। जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और केरल, इनमें से बताना है कौन सा है। तो यहां पर जो हो जाएगा वो उड़ीसा है। अगर हम इसमें बिहार को भी ऐड करते तो बिहार, अगर आप केरल को देखते हैं तो ये सबसे कम निर्धन है, ये दूसरे नंबर का निर्धन है। पहले नंबर का क्या है, बिहार है, तो ये दूसरे नंबर का निर्धन है ना। तो ऐसे यहां पर आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर बिहार ऑप्शन में होता तो हम फिर बिहार के साथ जाते। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है। स्वरोजगार, ग्रामीण आवास, शहरी आवास, स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो इसका उद्देश्य क्या है, स्वरोजगार पैदा करना, शिक्षित युवाओं के लिए बनाई गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से किस देश में गरीबी को अस्तित्वहीन माना गया लेकिन 1981 से 2008 तक बढ़ गई है। 4 ऑप्शन है, भारत, चीन, रूस और ब्राजील। भारत में लगातार जो निर्धनता है वो गिरती आई है। अगर आप देख रहे हैं तो हमने 1980 के आसपास से देखा तो 50% से ये गिरकर आज की स्थिति में 22% हो गई है। संभावना ये है कि 20% से कम हो जाएगी। चीन में आप देखेंगे कि 80% के आसपास ये निर्धनता थी, जो घटकर 30% हो जाती है और आज की स्थिति में घटकर 0.6% मतलब लेस देन 1 हो जाती है। रूस में प्रारंभ में 0 थी कि है ही नहीं, लेकिन आजकल क्या हो गई, ये बढ़ जाती है, यहाँ पर देखने को मिलता है। ब्राजील में चूंकि निर्धनता तो ब्राजील, चीन और भारत तीनों जगह थी। रूस एक ऐसा देश है जो अपने आप को निर्धन नहीं कहता था, लेकिन आजकल वहां पर क्या है, निर्धनता बढ़ गई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, तेजी से आर्थिक विकास और मानव संसाधन में बड़े पैमाने पर निवेश के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस देश में गरीबी में गिरावट आई है। उस देश का नाम है चीन। चीन ने आर्थिक विकास और मानव संसाधन में निवेश के दम पर क्या कर लिया है, ये 0.6% तक गरीबी में यहां पर आ गए हैं। क्लियर बात, 0.6 तक गरीबी पर आ गए हैं। तो ये 0.6 की जो बात हो गई, यहां तक इन्होंने गरीबी को क्या कर लिया है, कम कर लिया है। तो गरीबी इन्हें घटाई है, गिरावट हुई है। महिलाओं, बच्चों और बूढ़े खालिस्तान के गरीब हैं, शिक्षितों के गरीब हैं, बुद्धिमानों के गरीब हैं, अमीरों के गरीब हैं, सबसे गरीबों के गरीब हैं। तो सबसे गरीबों के गरीब इनको माना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, नमूना सर्वेक्षण करके समय समय पर गरीबी रेखा का अनुमान लगाया जाता है। सर्वेक्षण का संचालन कौन करता है। पीएमओ, गृह मंत्रालय,
DRDO और NSSO, तो कौन करता है? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इनका क्या किया जाता है? समय समय पर निरीक्षण किया जाता है, यही सर्वेक्षण करवाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, 2001 से खालिस्तान क्षेत्र में गरीबी अनुपात बढ़ गया है। दक्षिण पूर्व एशियाई में, मध्य अफ्रीकी में, उप सहारा अफ्रीकी में, पश्चिमी यूरोप के अंदर कहां बढ़ गया है? तो सही जवाब क्या होगा? उप सहारा अफ्रीका में बढ़ गई है। प्रश्न नंबर 41, गरीबी का एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है सामाजिक बहिष्कार, वैधता, मतलब जो आप समझते हैं यहाँ पर कि कुछ बहिष्कार टाइप का हो गया या असुरक्षा की बात कर दी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति। तो सामाजिक बहिष्कार एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि समाज में आप मिलाते नहीं है, लोग काम नहीं कर पाएंगे, तो ये दिक्कत हो सकती है। तो बड़ा काम एक ये हो सकता है, बड़ा कारण एक हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने मानव संसाधन क्षेत्र को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसने बदले में गरीबी अनुपात को कम करने में मदद की है? मानव संसाधन कौन सा राज्य? तो पंजाब हरियाणा जो है वो क्या है? इनने कृषि पर काम किया है, कृषि के माध्यम से ये विकास कर पाए हैं। केरल जो है उसने मानव संसाधन पर काम किया है, इससे ये विकसित हो पाए। उड़ीसा जो है वो दूसरे नंबर का निर्धन राज्य, दूसरा निर्धन राज्य। इसके अलावा पंजाब हरियाणा के बाद अगर आप बात करते हैं, केरल की बात हो गई, तो आप देखिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, उनने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर फोकस करके निर्धनता को घटाया है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? केरल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 43 क्या कहता है? गरीबी के प्रति अधिक संवेदनशील सामाजिक समूह कौन सा है? मतलब जिसमें गरीबी ज्यादा है। ग्रामीण लोग, SC ST मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और निरक्षर। तो ये कौन सा है? इसमें अगर हम देखते हैं तो ST का जो आप देखें गरीबी कितनी है यहाँ पर 43% के आसपास, और SC में कितनी है? तो लगभग 29% के आसपास। संख्या और प्रतिशत दोनों में सबसे बड़ा समूह SC ST का है, तो यही सबसे ज्यादा संवेदनशील है, मतलब असुरक्षित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, लोगों की आय और खपत के स्तर को इसके द्वारा मापा जाता है? प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा, गरीबी रेखा द्वारा, या रोजगार विनिमय के द्वारा? तो गरीबी रेखा के द्वारा। अगर आय और खपत का स्तर एक रेखा से कम है तो आप गरीब, और उससे ऊपर है तो आपको, मतलब एक रेखा से कम है तो आप निर्धन, और उससे ऊपर है तो आपको निर्धन नहीं कहेंगे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 45, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल की कमी निर्धारित करते हैं? किसकी? वैधता की, वैधता या जिसको आप असुरक्षा भी कह सकते हैं, गरीबी, विकास के तहत, या बेरोजगारी। तो ये सब गरीबी के कारण हो सकते हैं, ये गरीबी की कमी को निर्धारित करते हैं। ये हमारे सारे MCQs हो जाते हैं। हमने पूरे चैप्टर का एक वन शॉट रिवीजन स्टार्टिंग में देखा, बीच बीच में प्रश्नों पर हमने डिटेल चर्चा भी करी ताकि आपके चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन हो सके। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ सब कुछ निःशुल्क देने के लिए, मतलब सारे वीडियो आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं। हम कौन कौन से कोर्स उपलब्ध कराते हैं? तो CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUET। अब CBSE में NCERT किताबें कवर करते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में। इसके अलावा हम यूपी, बिहार बोर्ड और दूसरे स्टेट बोर्ड को कवर कर रहे हैं। फिर ये कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, बैंक, रेलवे, SSC, UPSC, और ये सारे कोर्स हम यहाँ पर कवर करवाते हैं। ये सारे वीडियो आपको कहाँ मिलेंगे? तो मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, हमारी वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन पर। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपकी कोई डाउट भी है अगर इस वीडियो में, तो उन डाउट को भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।